वेलकम टू द सीक्रेट बुक सेशन। आज डे 14 है और आज हम और डिटेल में चीजें जानेंगे कि हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या मिस्टेक्स कर चुके हैं जो हमारे ड्रीम्स अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुए हैं होना, या फिर छोटे मोटे मैजिक हमारे साथ हुए हैं। और बाकी जो हमने गोल सेट कर रखा है उसके लिए हम क्या ऐसी चीजें जो नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे हम देखेंगे। चलिए सीमा मैम से सुनते हैं उनकी शेयरिंग। जी सीमा मैम, आप पहले शेयर कर दीजिए। हाँ मैम, मेरा ना एक अमाउंट था, वो हम्म। मैंने रख के मैं भूल गई कहीं। हम्म। तो मेरा हमें कहीं जाना था, तो हम ऐसे ही ढूंढ रही थी तो मिला नहीं। मैं काफी परेशान हो गई। फिर मैंने इनसे भी पूछा, मैंने कहा यार वो आपने मुझे दिया तो था, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ, मिल ही नहीं रहा। तो इन्होंने कहा हो सकता है तूने खर्च कर दिया हो, मैंने तेरे से मांगे थे तो तूने शायद खर्च कर दिया हो, पर मेरे को पता है कि मैंने वो नहीं खर्च किया है। और मैम मैं ना डेली सोच रही थी कि पता नहीं वो पैसे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ये तो कह रहे हो गए खर्च। फिर मैंने लिखा कि नहीं मैम, मिल गया है, मिल गया है, ऐसे करके मैम। तो मैंने ना परसों ऐसी वो सफाई कर रही थी मैम। तो हाँ। हाँ, सफाई करते करते मुझे वो मेरे बच्चे के पिगी बैंक में मिला मैम। वाओ। ये तो इतना खुश हूँ हम, हाँ इतना अच्छा लगा। वाओ, मैंने कहा वाओ यार इतना अच्छा लग रहा है। मैं सही सोची थी बात है। खर्च हो गए, ये तो मेरे को मस्त मजा आ गया, अब शॉपिंग करूंगी। नहीं, ये चीज सही है एक्चुअली। देखो शेयरिंग भी वैसी है। ये मेरे पास एक बोलते हैं ना, क्लू ढूंढो मैजिक बुक में। तो मुझे क्लू मिल गया हाँ। शायद कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ओके। रिकॉर्डिंग से पहले यही बोला कि मेरी एक चीज है जो मुझे नहीं मिल रही, मुझे हम्म। विद इन 1 डे 2 डे मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे बाहर निकलना है। मुझे वेडिंग अटेंड हम्म। करने जाना है। तो उसके लिए मुझे वो चाहिए थी। गोल्ड वोल्ड नहीं है। तो हाँ, मुझे मैं पूरा दिन मतलब परेशान हुई थोड़ा सा आज। और मैं खुद मुझे मैम, मैंने सब पर्स चेक कर लिए, सब चेक कर लिया, मिला नहीं मैम, और पिगी बैंक ही नहीं चेक किया बस। तो वही तो मैं यही बोल रही थी कि आप सब लोग भी बोलना मेरे लिए, क्योंकि होता है ना जॉइंट प्रेयर होती है, जॉइंट ब्लेसिंग्स यस होती है, मैम। मैजिक जैसे मिल जाता है। तो मैं ऐसे मिल ही बोलती चुकी कि है, मेरे लिए बोलना कि मुझे मिल जाए कल सुबह मिल तक। चुकी है मैम। यस। तो वही देखो, मुझे आपकी हिंट मिल गई आपकी शेयरिंग से। यस मैम। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिसको रिकॉर्डिंग से करना होगा वो रिकॉर्डिंग से कर लेगा। बॉब डॉयल कहते हैं कि हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज को मौजूद देखें या सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं है। जैसे उस दिन आशा मैम ने कहा ना कि मुझे गाड़ी तो मुझे पसंद नहीं, पर मुझे बच्चों के लिए मैंने लिखा है। तो मैंने कहा था कि आप ऐसे मत बोलो मुझे पसंद नहीं है। जो चीज आपको पसंद ही नहीं है, ब्रह्मांड पूरी ताकत क्यों लगाएगा आपको देने में, है ना। अब उससे प्यार करो, उस चीज से। जितना अपने सपनों से प्यार करोगे ना, जो आपको चाहिए उससे प्यार करोगे कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए। जैसे हमको बहुत जैसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तो हमको नहीं लगता है कि अरे काश ये मुझे मिल जाए। तो वही सिचुएशन होनी चाहिए। किसी और के लिए सपने लिखो ही मत, अपने लिए लिखो। हीरो हीरोइन आप हो। तो ये नहीं बोलो कि मुझे पसंद नहीं है पर मजबूरी ये करना है, ऐसा वैसा। तो जो चीजें आप विजुअलाइजेशन में देख रहे हो ना, उससे प्यार करो, सबसे बड़ी चीज। और नेगेटिव तो बिल्कुल यूज कुछ मत करो, है ना। कई बार कर्म करने की जरूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे। आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय जैसे ठहर जाएगा। आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। अब आप देखना कि कई लोग जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, कई लोग मर मर के करते हैं, और कई लोग बड़ा एंजॉय करके करते हैं। मतलब उनको पूरे दिन में उस 1 घंटे का वेट होता है कि मैं कब जिम जाऊं या मैं कब अपने घर पे एक्सरसाइज करूं, म्यूजिक चलाऊं। और जब वो मेरी बॉडी जब पसीना पसीना निकालेगी और जब मुझे वो फीलिंग आएगी तो बड़ा उससे प्यार होता है ना। तो वही चीज है, जितना आपको ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने ड्रीम्स लिखे हैं, मैजिक चाहते हो, तो जितना आपको उस चीज से प्यार होगा ना, उतनी फीलिंग स्ट्रांग होगी। और जितनी फीलिंग स्ट्रांग होगी तो उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और वो उतनी जल्दी मिलेगा आपको। तो क्या होता है, जब भारी काम भी होता है, अगर हमें उस चीज से प्यार है उस काम को करने से, तो हमको थकान महसूस नहीं होती है। और बड़ा इजी भी काम है, एक सीढ़ी चढ़ के भी ऊपर से लाना है, लेकिन हमको मतलब सीढ़ी चढ़ने से हम ये नहीं सोचते ना कि हमारी जो है जो है कैलोरी बर्न होगी, वो सोचते नहीं है। तो हमको उसमें भी मतलब मरा मरा सा महसूस होगा, कौन जाए ऊपर कौन जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपको प्यार होना चाहिए उस चीज से जो आप चाहते हो जीवन में। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा।
प्रेरित कर्म और काम के बीच फर्क यह है, प्रेरित कर्म वह है जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। अगर आप उस चीज को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है और इससे अद्भुत महसूस होता है, क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। प्रेरित कर्म मतलब कि जैसे आपको जिस चीज से प्यार है, आपको लाइफ में वो चाहिए ही चाहिए, है ना। जो आपके लिए मतलब एक कहना चाहिए आइडल है कि यार ये होगा तो इससे मेरी लाइफ और अच्छी हो जाएगी, तो आप क्या होगा, आपके दिमाग में वो चलता रहता है, चलता रहता है। आप उससे क्या एनर्जेटिक फील करते हो, है ना। जैसे हम किसी को इनकरेज करते हैं ना, तो आप इनकरेजमेंट फील करते हो उससे। उससे क्या होगा कि आप जो भी करोगे ना, उससे आपकी वो पाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके दिल में उत्साह बहुत है उस चीज के लिए। तो एक तो होता है कि आपने ड्रीम लिख लिया, पाने के लिए आप काम करे जा रहे हो, बट उत्साह नहीं है, तो वो चीज वहीं डाउन हो जाती है। कल्पना करें कि जिंदगी तेजी से बहती नदी है, जिस किसी चीज को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे अब नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। जिंदगी बहती नदी है, किसी चीज को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे अब नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं, है ना। मतलब आपको काम करना है, लेकिन मतलब आपकी इच्छा नहीं है, तो वो क्या होगा, जैसे जहां बहाव जा रहा है वहां नहीं हो रहा है वो काम, वो आपको ऐसा लगे जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा हूँ, और मुझे मतलब बहुत प्रेशर, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है उस चीज के लिए। यह मुश्किल होगा, यह संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। समझ रहे हो आप ये क्या बोलना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के भाव के साथ बह रहे हैं। और ये कब होगा? जब आपको ब्रह्मांड पे विश्वास होगा। सपोज आपको ब्रह्मांड पे विश्वास ही नहीं है, ठीक है। अब आपको ब्रह्मांड पे विश्वास नहीं है, और आप फिर भी किसी के कहने पे, मेरे कहने पे कि नहीं गीत मैम बोल रही है कि भाई ग्रेटिट्यूड से सब कुछ मिलेगा मिलेगा, आप कर रहे हो, तो फिर वो वैसा ही लगेगा जैसे नदी के बहाव के बिल्कुल विपरीत दिशा में आप तैर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आपको देखने उत्साह होगा, और बहुत बहुत ज्यादा आपको मतलब एक्साइटमेंट होगा। फिर आप जब जो भी काम करोगे ना, आपको ड्रीम ही ड्रीम दिखेगा अपना, और फिर वो आपका इजीली भी पूरा होगा। तो यह प्रयास रहित महसूस होगा, यह प्रेरित कर्म है, और ब्रह्मांड के साथ जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। मतलब आपको यूनिवर्स ही सब कुछ देगा, आपको पता चल गया कि भाई यही मेरा खुलजा सिमसिम है, और यही मुझे सब कुछ देगा। तो आप क्या ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे उस चीज पे। और जब वो ट्रस्ट हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको क्या है कि एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है इमेजिनेशन से बहुत कुछ होता है। आप क्या करोगे, चलते फिरते आपको कोइंसिडेंटली सब कुछ इमेजिन होगा। क्यों? क्योंकि आपको ब्रह्मांड पे बिलीव है। कई बार तो किसी चीज को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब आप पलट कर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहां तक ले गया जहां आप जाना चाहते थे, और उस चीज को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। सपोज आपको पता पता चलता है कि यार ये मंदिर है, और इधर सारी मन्नतें पूरी होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, काफी जैसे जो सिंहस्थ लगता है, जो कुंभ लगता है, कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन हमको पता है कि हमारे पाप धुल जाएंगे, पुण्य ही पुण्य मिलेंगे वहां पे। तो कितना किलोमीटर लोग इतना परेशान होकर इतनी भीड़ में भी वहां पर जाते हैं। तब उनको वो जो किलोमीटर है वो क्या भारी लगते हैं? नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उनका एक बिलीफ सिस्टम होता है, भाई यहाँ मैंने नहा लिया, यहाँ मैंने स्नान कर दिया, तो मतलब मेरे जो पुण्य है वो बढ़ जाएंगे और पाप कट जाएंगे, है ना। तो बिलीव है। तो उसी तरह ब्रह्मांड पर आपको बिलीव हो गया, तो क्या होगा कि वो जो किलोमीटर वाला रास्ता है, ये जो थोड़ा सा लिखना है आपको, या फिर थोड़ा एफर्ट ये लगाना है कि ड्रीम्स विजुलाइज करना है, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी, वो आपको लगेगा ही नहीं, कोई भारी नहीं लगेगा। अब वो आपके रूटीन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मांड देने वाला है, यही मेरा खुलजा सिमसिम वाला गेट है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब न करें, दोबारा न सोचें, शंका न करें। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दे। यह आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। इसका मतलब समझे आप? आपको मैजिक बुक करवाते टाइम ये बताया था कि मौके पर चौका लगाना। मौके पर चौका लगाना मतलब कि कोई
है जिसको बहुत ब्रेकडाउन है, आपके दर पे आया है, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, कुछ भी, एक ठंडा ग्लास पानी पिला के, कुछ ऐसा कुछ कपड़ा दे के, या फिर उसने आपसे कुछ मांगा है क्या, तो तुरंत कर दो। वेट मत करो कि चलो मैं आ रही हूँ, या इसको इसने दे दिया है तो चलो मैं बाद में देती हूँ, कल दूंगी, वो नहीं। आपको वहां पे मौके पे चौका लगाना है, उसके लिए मैजिक डस्ट करनी है, उसकी हेल्प करनी है। ये क्या होगा, इसमें आपको विलंब नहीं करना है, मतलब ब्रह्मांड जो है आपका, आपको जो जो भी आप सोच रहे हो उसकी गति तेज कर देगा, मतलब कि उसको पाने की जो गति है वो तेज कर देगा। और यही आपने, मान लो, एक और तरीके से इसको समझते हैं, आप काउंटर ब्लेसिंग लिख रहे हो, आज ड्रीम को विजुलाइज किया नहीं किया, ऐसे आपको अवसर मिल रहे हैं, आपने ना किसी की हेल्प की, ना किसी पे मैजिक डस्ट की। कभी जो बाहर आपको पता हो, हमारे घर के बाहर आवाज आती है कि अटाला दे दो, या ऐसा कुछ है ना, वो कितनी धूप में बेचारे ठेला चलाते चलाते हैं कि नहीं चलाते, किचन की खिड़की से देखते हो, कभी उन पे मैजिक डस्ट करते हो कि भगवान इसको बहुत ज्यादा आज मिल जाए और इसके घर का अच्छा सा खर्चा चल जाए, जो भी इसका है। कभी सब्जी वाली निकलती है, मैजिक डस्ट करते हो, नहीं करते हो। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि ये आपका मौके पर चौका लगाना है, लालच की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम ये करते जाते हैं तो हमको फीलिंग आ जाती है, क्योंकि कि अब हम महत्व समझ चुके हैं कि हमको भगवान ने दिया कितना कुछ है। तो ऐसे लोगों को अगर ऐसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हो, तो मैजिक डस्ट करो। आपने देखा होगा स्मृति वन जो हम गार्डन जाते हैं, या फिर आपके शहर में जो भी गार्डन है, उसके बाहर कई ऐसे लोग ही छोटा छोटा कुछ बेचने आए हैं, कुछ मछलियों को देने के लिए, जूस वाला है। कई जूस वाले ऐसे हैं कि दो तीन जने खड़े हैं, एक के पास बहुत रश है, एक के पास नहीं है। तो अगर आपके छोटे से एफर्ट से कुछ हो सकता है तो वो करो। कई नए नए लोग आते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और अगर आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उसको लेने से, मतलब कि आपका अमाउंट जो है, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ करती है, तो प्लीज उनकी हेल्प करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैजिक बुक सिखाती है कि मौके पे चौका लगा, ब्रह्मांड में आपके सपनों की गति तेज हो गई, आपके जो सपने आपकी तरफ आ रहे थे, आपको जो मिलने वाले थे, उसकी गति तेज हो जाती है ना। तो एक तो ये चीज है हेल्प वाली, दूसरी ये चीज है कि जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको गैप ना करो। गैप करने से विलंब होता है, विलंब होने से शंका आती है, शंका होने से क्या होता है, विश्वास डगमगाता है। इसीलिए कंटिन्यूअसली करते जाओ, कंटिन्यूअसली करते करते मैजिक्स होते जाते हैं, तो विश्वास और बढ़ता जाता है ना। जब कोई शेयरिंग करने आता है तो हमको लगता है ना हमारे साथ भी ये सब कुछ है। मान लो मैं अपनी कोई शेयरिंग करती हूँ, तो आपको लगता होगा ना कि यार मैम के साथ होता है तो हमारे साथ भी हो सकता है ना। और ये बिल्कुल सच है, हो सकता है। कई बार पता है शुक्राना में, मतलब जो क्लास करते हैं वो लोग जब शेयरिंग करते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि यार आपने कौन सी प्रैक्टिस, क्या अलग क्या किया, कितने घंटे प्रैक्टिस की, क्या किया। तो वो जब बताते हैं ना अपनी शेयरिंग में, वाकई में उससे बहुत सीखने को मिलता है, नई नई टेक्निक सीखने को मिल जाती है। मैं आपको भिलवाड़ा की एक लेडी है प्रेरणा, जिनकी शेयरिंग हमने मैजिक बुक में ली थी, आपको उनका एक पूरा इंटरव्यू भेजूंगी, आप सुनना वो क्या कहती है। मतलब इतनी उन्होंने डीप प्रैक्टिस की है कि उनको कैसे कैसे उनकी लाइफ में अब उनके बैड डेट्स तक रिकवर हो गए, सब कुछ मिलता है। अपनी सहज भावनाओं पर भरोसा करें, यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित कर रहा है, ये ब्रह्मांड का इशारा है जो पाने की फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण करना है। मतलब कि वो, जैसे एफएम रेडियो में हमने कोई पॉइंट आउट वो सेट कर लिया कि 92 पे इतना हमारा ये वाला सॉन्ग बजेगा, या इस शहर में इतने पे चलेगा ये एफएम, ठीक है। तो ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी से भी मैच करने की कोशिश करता है। तो अगर आपके मन में सहज भावना है तो उसका अनुसरण करें, आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपको मांगी हुई चीज की ओर ले जा रहा है। इसीलिए मैं तो बोलती हूँ कि चारों ओर से खुशियां मेरी ओर आ रही है। आई एम अ मनी मैग्नेट, दिन में 3-4 बार बोल देती हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट। जब कुछ वो काउंटर ब्लेसिंग्स लिखने बैठती हूँ ना, तो 5-7 या अफर्मेशन से वो तो मैं लिखती ही लिखती हूँ। मुझे क्या जा रहा है, मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, और उसको लिखने में मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, वो थोड़ा सा महारानियों वाली फीलिंग आती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप अपनी जरूरत की हर चीज को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की जरूरत है तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। ऐसा होता है, पता है। जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, देखना आपको वही कोई ना कोई गिफ्ट कर देगा। आपको लगेगा यार ये तो मेरे को चाहिए था, है ना। तो कैसे होगा, आपने ड्रीम लिस्ट में तो वो चीजें नहीं लिखी, वो तो आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, है ना। मतलब ऑब्वियसली हम सिर्फ बड़े ड्रीम्स नहीं लिखते हैं, छोटे भी लिखते हैं, बट स्टिल वो थोड़ा ऐसे ड्रीम्स है जिसको पाने में शायद थोड़ा सा समय लग सकता है, या कुछ बड़ी चीजें हैं।
तो ऐसा होगा कि वो तो जो लिखे हैं वो तो होने ही है, बट जो छोटी मोटी चीजें आपको डेली लाइफ में चाहिए होती है, कोई ना कोई कर देगा, वो कहीं ना कहीं से आ जाएगी, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, ये सारी चीजें बोनस में होती जाती है। मतलब मैजिक बुक करते करते आपके ड्रीम्स तो अचीव होते ही हैं, ये सारी चीजें बोनस में आपको मिलती जाएंगी। बहरहाल आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीजों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। सिंपल सी चीज है कि जैसे आपने ये प्रैक्टिस करी, विजुअलाइजेशन करा, तो आप तो चुंबक बन ही गए, है ना। वो चीजें आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी, या वो चीजें चुंबक बन जाएंगी और आप उनकी ओर आकर्षित होने लग जाओगे, आप कैसे भी करके वहां तक पहुंच जाओगे। वे चीजें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं, और ऐसा आकर्षण के नियम के कारण होता है। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता में सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला है, ड्रीम्स हमेशा वो लिखो जो आपके दिल की इच्छाएं हैं, जो बचपन से चाहते हो, जो अभी कुछ सालों से चाह रहे हो, जो चीजें दूसरे कर रहे हो उनके देखा देखी ड्रीम्स लिख रहे हो, तो आपकी भावनाएं स्ट्रांग नहीं होगी, है ना। हाँ, उस चीज से आपको भी प्यार है तो आप लिखो, बट ड्रीम्स हमेशा वही लिखो जो दिल से चाहते हो, जिसकी जरूरत है आपको, जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए चाहते हो, जिसमें आपको बहुत खुशी फील होगी। और देखना, जब आप ऐसी चीजें लिखते हो ना, जब आप उससे रिलेट करते हो कि यार मुझे चाहिए ही चाहिए, यार मैं इसके बिना, मतलब मुझे तो ये इसकी जरूरत है और मैं बहुत खुश होऊंगा, तो अब देखना आपको कितनी खुशी होगी। जैसे मैंने आपको मेरा कार वाला इंसिडेंट बताया था ना, कि दूसरा बच्चा लेके आया था वो गाड़ी, और मुझे उसकी गाड़ी देख के भी बहुत खुशी हो रही थी, मतलब मुझे बड़ा प्यार आ रहा था। क्यों? क्योंकि वैसी चीज मेरा ड्रीम भी थी। तो सेम वैसा ही होता है कि आप जब जब आपको कोई चीज चाहिए होती है ना, तो आपको उससे बड़ा प्यार होता है। आपको पता है कि यार ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं इसको बड़ा कितना प्यार से रखूंगा। सपोज आपको कोई ऐसी चीज मिल भी गई होगी, तो आप देखना आप उसको बड़े ध्यान से रखते हो, उसका बड़ा ध्यान रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्यार है। तो ड्रीम्स वही लिखना जो आपकी जरूरत है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो मतलब काफी सालों से आपने सोच रखा है और जिससे आपको प्यार है। दूसरे के देखा देखी ड्रीम मत लिखना, भले आपका ड्रीम कितना भी बड़ा है, लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मांड के लिए बहुत छोटा है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज्यादा चीजें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, एक दिन काउंट योर ब्लेसिंग लिखी, अगले दिन नहीं लिखी, ड्रीम कैंसल, या फिर ड्रीम की गति बड़ी स्लो। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दिन में कोई कुछ बोल देता है, हाउस हेल्प नहीं आती, बच्चा कोई बात नहीं मानता, तो फ्रीक्वेंसी गुस्से वाली डाउन हो जाती है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, आकर्षण के नियम को अपनी ओर चीजें लाते देखोगे, चुंबक बन जाओगे और बड़े बड़े चुंबक बनोगे फिर, है ना। आप उतने ही ज्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पे जो मेरा पसंद का टॉपिक है, सपोज उसके वीडियो सुनूं, अपने वीडियोस करूं, क्लास करनी है, घर का कुछ है, ये वो सब मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुनती हूँ। तो मैं उनको सुनना मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। कम कर दिया यानी कि मेरे मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, या कुछ किसी और चीज में ध्यान चला गया है, बिजी शेड्यूल चल रहा है, कुछ भी। तो अब मैंने क्या किया कि नहीं, मुझे यार वापस से उनको रेगुलर सुनना है। उनको सुनना कम किया, ऐसे ही नहीं बिल्कुल बंद कर लिया, मतलब कि 2-5 दिन में एक वीडियो सुना, ऐसे। तो अब मैंने उनको रेगुलर सुनना चालू किया। तो आप यकीन मानोगे, मैंने जैसे उस दिन कहा था कि स्वाध्याय बहुत जरूरी है। और जो स्पिरिचुअली अट्रैक्ट होना चाहता है, स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहता है, मतलब आध्यात्मिक होना चाहता है और ईश्वर को सचमुच पाना चाहता है, उसको ईश्वर से प्यार है, तो आपको स्वाध्याय बहुत जरूरी होता है। स्वाध्याय होता है खुद पढ़ना, और स्वाध्याय की ही गिनती में आता है कि आप उस महापुरुष को सुने, जिनको सुनने से आपके उस सपने को साकार होने की गति तेज हो जाती है ना। तो जब आप भक्ति की राह पर हो, सपोज, तो भी आपको ऐसे जिसको भी आप फॉलो करते हो उसको सुनना जरूरी होता है, टच में रहना होता है, भजन सुनना जरूरी होता है। आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हो, शास्त्रों को पढ़ रहे हो, उनका रेगुलर अध्ययन करो। और रेगुलर से मतलब रोज नहीं, आप एक दिन छोड़ के अगर ऐसा आपको लगता है तो अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो, मतलब कनेक्ट रहो। उसी तरह इसीलिए कहा जाता है कि मैजिक बुक बार बार करो, आप कनेक्ट रहोगे।
उसके साथ ही मैजिक बुक की प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं उसको बार बार करो, आप कनेक्ट रहोगे, इसीलिए कहा जाता है। तो इसीलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी होता है, जिसको भी सुनते हो ना उसको सुनते रहो, भक्ति और डीप होती जाती है। अगर आप स्पिरिचुअली बात करते हो तो, अगर आप मैजिक बुक की दृष्टि से बात करते हो तो मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते रहा करो, सुनते रहा करो सेशंस। क्यों? क्योंकि आपको मैजिक बुक की जो गति है, जो सपने पाने की, वो तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम एक आम इंसान है, हमारे जीवन में चारों ओर काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्लस मोबाइल है, रील्स है, जिसको टाइम बहुत ज्यादा देते हैं। तो क्या होता है कि इन सारी चीजों की गति कम हो जाती है, और अच्छी चीजें वैसे भी जो है ना, हम चिपका के नहीं रख पाते, बुरी चीजों से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। चाय पीनी है शाम को तो पियेंगे ही पियेंगे, हम सुबह पीनी है तो पियेंगे ही पियेंगे, भले हम दूध का ग्लास मिस कर ले, जूस मिस कर ले, है ना, स्प्राउट्स मिस कर दें, तो चाय तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि बुरी चीज हम करते ही करते हैं। तो उसी तरह अच्छी चीजों में हमको एफर्ट लगाना पड़ता है। कनेक्ट रहा करो जिसको भी सुनते हो, और मैजिक बुक से भी कनेक्ट रहा करो, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। माइकल बर्नार्ड बैकवेट कहते हैं आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर आप एक शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। शून्य से शुरू करना मतलब कि आप मैजिक बुक से स्टार्ट करना चाहिए आपको। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई थी। अब सोचो ताजमहल बना है, ताजमहल क्या ऐसे ही वह चलो मजदूरों को बोल दिया वह बना दो, क्या बनाना है मुझे नहीं पता क्या बनाना है, बस से कुछ भी बना दो, अच्छा सा बना दो, ऐसे नहीं होगा। किसी न किसी के दिमाग में आया होगा, और वह दिमाग की उपज है, दिमाग में आया, फिर कुछ ड्राइंग बनी होगी, कुछ पेंटिंग बनी होगी, फिर जाके वो हमारे सामने धरातल पर प्रकट हुआ। किसी ने मेहनत की, किसी ने घर बनवाना है, ठीक है, तो वो पहले अपने दिमाग में कॉलोनी सोचेगा कि यार इस कॉलोनी में मेरे बजट में प्लॉट मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर लूं। जब उसको कॉलोनी दिमाग में आ गई, वो एरिया दिमाग में आ गया, तो आप देखना वो उसी एरिया में लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब उसके बाद उसके दिमाग में उसका बजट कहता है कि भैया तुझे तो 25-50 का प्लॉट लेना है, तो वो 25-50 के लिए एफर्ट लगाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जीवन में हमारे सामने तब आती है जब पहले वो हमारे दिमाग में आती है। हर चीज, हर साइंटिस्ट ने आविष्कार किया है तो पहले वो उसके दिमाग में आया है, डायरेक्ट हाथों से रिसर्च चालू नहीं कर दी। तो वहीं से शुरू होती है, शून्य से शुरू होता है यही चीज, कि उस एक विचार से एक राह बनी और वह चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। पहले अदृश्य वर्ल्ड में रहती है हर चीज है, फिर उसके बाद दृश्य वर्ल्ड में आती है, ठीक है। अदृश्य वर्ल्ड को हम नहीं देख सकते, वो हमारे दिमाग की दिमाग में आता है, और दिमाग से अदृश्य वर्ल्ड में, फिर वो वहां से उसका एक रास्ता है कि अदृश्य वर्ल्ड से फिर दृश्य वर्ल्ड में आता है। ये थोड़ी सी डीप चीजें हैं। तो कुल मिला के सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है कि सपना लिखो, कहाँ जाना है सोचो, स्पष्टीकरण होना जरूरी है। उसके बाद दिमाग में विजुलाइज करो। दिमाग इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, सीधा ब्रह्मांड से कनेक्शन है। ये हमारा एंटीना है, ठीक है, ये मोबाइल का नेटवर्क है। यहाँ से वाइब्रेशन फेंकता है, वहां तक वाइब्रेशन जाती है, वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, इस तरह सोचे कि आप रात में कार चला रहे हैं, हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, अब गाड़ी आपको कितने फीट तक आगे रोशनी देती, पूरे लास्ट तक तो रोशनी नहीं जाती ना कार की। अंधेरे में रात को ड्राइव कर रहे हो, कितना चलती है, थोड़ी सी दूरी तक, मतलब इस आई थिंक रूम के जितनी होगी उसकी रोशनी, ठीक है। अब क्या होता है, आप यहां से भिलवाड़ा से जयपुर उस जरा सी रोशनी में, जो कि एक रूम के जितने तक की होती है, भिलवाड़ा से जयपुर कितना होगा, 300 350 समथिंग, उतना किलोमीटर पार कर लेते हो। कैसे? उतनी सी रोशनी के लिए, मतलब कि दिमाग में एक विचार आपकी रोशनी है, वह विचार और ज्यादा आता जाता है, आता जाता है, रोशनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, आकर्षण के नियम के अनुसार हमारा सपना अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह से, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है, मतलब हमको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है, बाकी काम ब्रह्मांड में हम वहां तक मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ विचार दिमाग में लाना है, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें
कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे, और उसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी जिंदगी प्रकट होती रहेगी और अंततः आपको अपनी मनचाही चीज की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। अब मैजिक बुक की पूरी बुक करने का तो सोचा नहीं, चलो स्टार्ट तो करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर किया, 200 फुट की रोशनी, ठीक है, उसको अच्छा मजा आया, यार अब तो सेकंड भी करना है। सेकंड किया, थर्ड किया, एक एक चैप्टर करके किया। तो क्या हुआ उससे, 28 चैप्टर की जर्नी पूरे महीने की क्लास हमने कर ली, है ना। किया ना, 40वां एक तरीके से हमने कर लिया, जो चालिया करते हैं ना, वह एक तरह से कर लिया। तो इसी तरह से विचार, विचार को रोज सोचना, रोज सोचना, हर दिन का 200 फुट समझ लो, ठीक है, तो मंजिल तक अपने आप ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। मुझे सचमुच जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाऊंगी। यही द सीक्रेट मूवी भी है। मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा, मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा, मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया, और द सीक्रेट को बनाने में हमें जिस चीज की जरूरत थी वह हर चीज हमारे पास आ गई। इनको रहस्य मिला, रहस्य मिला, उसके बाद इन्होंने इन्होंने अलग अलग लोगों से उसके उनके विचार जानना चालू किए, उनके इंटरव्यूज हुए, उनकी जीवनियां, मतलब जो उनके जीवन से जो भी चीजें घटनाएं थी उनके पास, उनको इन्होंने सुना। उसके बाद सबको एज अ टीम काम करवाया, सबके इंटरव्यूज लिए, ऐसे करके एक ऐसी मूवी बनाई जो कि जिसकी कोई कहानी नहीं है एक्चुअली, है ना। और द सीक्रेट मूवी सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली मूवी है। उसको लोगों ने इतना पसंद किया, क्यों, कोई कहानी तो है नहीं, वो कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, कोई सॉन्ग नहीं है मूवी में, है ना। कैसे लोगों ने इतना पसंद किया, क्यों, क्योंकि एक विचार था किसी के मन में, किसी को रहस्य का पता चला, और उसको था कि मैं ये दुनिया तक लाऊंगी। मूवी बनाने से पहले उसने कुछ नहीं सोचा था कि मूवी लोगों को पसंद आएगी, क्या होगा, उसने वो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी में वो काम करती गई, करती गई, रहस्य उजागर होते गए, उसको लोग मिलते गए, मिलते गए, और मूवी बन गई, बुक भी लिखी गई। आस्था से पहला कदम उठाएं, आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। वैष्णो देवी जाते हो तो लास्ट तक बार बार थोड़ी देखते हो, कि चलते जाते हो, चलते जाते हो, मंजिल तक पहुंच जाते हो ना, जो कि कितनी मतलब चढ़ाई है, हो जाता है। बस थोड़ा थोड़ा चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, उसी तरह से आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। आगे करें, टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, बस थोड़ा मुझे, चलो 10-15 मिनट और करते हैं। रहस्य और आपका शरीर। अब हम हमारे शरीर के साथ क्या गलतियां करते हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ भी मिस मत करो अगर इस जर्नी में हो, और मैनिफेस्टेशन में और आगे जाना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, तो एक एक लाइन का बहुत जो है इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी उसने कहा कि सतत अभ्यास, आप अभ्यास नहीं छोड़ोगे, है ना, तो उस एक लाइन का कितना बड़ा मीनिंग है। तो उसी तरह कंटिन्यू सुना करो, अगर स्टार्टिंग का मिस हो गया तो वापस क्लास चालू करके। आपको पता है जब मैं क्लास करती थी तो मैं क्या करती थी, शायद 7 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, आई थिंक 6 बजे होती थी, 6 से 8। अब 6 बजे बच्चों का स्कूल, और कितना भी करो, एक काम करते करते सुनते हैं ना तो उतना मजा नहीं आता है। तो फिर मैं क्या करती थी, चलो काम करते करते तो चला लेती थी, फिर वापस से क्या करती थी, दिन को पूरा सेशन सुनती थी स्पीड बढ़ा के, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेती थी और फिर सुनती थी। फिर मैं एक एक चीजों के नोट्स बनाती थी, मतलब क्योंकि अश्विन मैम की एक बात दिमाग में थी कि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि यार ये लाइन तो मैंने अब सुनी है, ये लाइन तो मैंने अब सुनी, तो मैंने पहले सुनी ही नहीं। आप दूसरी बार करते हो ना मैजिक बुक, तब आपको पता चलता है एक एक लाइन का बहुत मतलब होता है। क्योंकि ये लोग साइंटिस्ट हैं, ये लोग लेखक हैं, बिना मतलब की बात नहीं करते हैं ना, बहुत मीनिंग होता है इनकी बातों में। तो रहस्य और आपका शरीर, अब हम क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे जानेंगे। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वजन ज्यादा है, और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। चलो सबके काम की चीज आई है। पहली बात तो ये जान ले कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा। मतलब आप ये सोचो कि मुझे वजन कम करना है, कम करना है, कम करना है, तो नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मतलब क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, कि वजन कम करने का विचार, मतलब वजन कम करने के बारे में सोच रहे हो, और आगे भी वही अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब कि लाइफ टाइम बस यही सोचता रहूंगा कि वजन कम करना है, कम करना है। कम क्यों करना है, मतलब मोटा हूं, तो क्या अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मोटापा अट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसीलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें।
इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है। क्योंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। समझे इस चीज को, बारीकी को समझे, कितनी डीप मीनिंग होती है इन सब बातों में। मतलब क्या सोच रहे हो, वजन कम करना है, वजन कम करना है। अब वही विचार अपने जैसा विचार और लाएगा, आकर्षण का नियम कहता है। यही मिस्टेक मैंने भी की थी। तो वो क्या करेगा कि वजन कम करना है, यही विचार और आकर्षित होगा। और विचार आकर्षित होगा तो क्या होगा, वो अपना काम करेगा। फिर वजन कम करना कौन सोचता है, जिसका मोटापा हो, जो मोटा हो गया है। तो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोटापा अट्रैक्ट कर रहे हैं वापस। तो डाइट करो, फिर वो इतना असर नहीं करेगा। दूसरी बात यह जानना है कि ज्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। मतलब कि बार बार सोच रहे हो वजन कम करना है, इसका मतलब वजन बढ़ा हुआ है, यह टेंशन है मन में। और जब यह टेंशन और डर है, तो वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज्यादा है, तो वह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। यह है डीप साइंस। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता, यह आकर्षण के नियम को की सरासर अवहेलना होगी। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता, यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। आगे पढ़ते हैं इसको, फिर समझते हैं। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म धीमा है, या उनका मोटा अनुवांशिक है, लेकिन ये सभी चीजें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं, तो इस पर यकीन करते हैं, तो यह आपका अनुभव बन जाएगा। आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। समझ में आई? मतलब कि अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं दुबला ही हूं, तो आप उसी को आकर्षित करोगे। मैं तो पतला हूं, लोग बोले मुझे कुछ, मुझे फील हो रहा है ना मैं दुबला हूं, मतलब कि मैं दुबला हूं। मैं स्लिम हूं तो मैं स्लिम हूं, मैं स्मार्ट हूं तो मैं स्मार्ट हूं। इसीलिए मिरर प्रैक्टिस बहुत टाइम बाद मैंने आपको याद दिलाई है। मिरर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिरर के सामने बोलो, मैं सुंदर हूं, मैं स्लिम हूं, जो भी आइडल वेट चाहते हो। मेरा आइडल वेट यही है, इतना हो चुका है, यही है। ख्याली पुलाव जो होता है ना, उसको झूठ को सच मान के चलो, तो वो भी सच होना ही है। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग में एक विचार डाल दिया और वही आकर्षित होगा। दो बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था, जिसके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है, और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुटिया बन गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज्यादा ध्यान दिया, उतने ही ज्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी मतलब कम हाइट होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। पता है क्या, जैसे मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई, ठीक है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, एक्सरसाइज ये वो। और मैं भी बिफोर मैरिज भी ऐसे ही थी, मैं 2:30 बजे जिम जाती थी दिन में, सारा अपना काम वाम फ्री करके, क्योंकि मुझे शुरू से ही पसंद था एक्सरसाइज वगैरह ये। तो जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई, तो सिजेरियन हुआ। सिजेरियन हुआ तो अब हमारी फैमिली में मैं मतलब एक ही बहू थी, और फर्स्ट ही मतलब फैमिली पूरे खानदान में ही पहला बच्चा हुआ था जैसे। तो अब सबकी वो पुरानी वाली चीजें कि अब तो ऑपरेशन से तो पेट निकल जाता है, और मतलब तकलीफ होती है, कमर में दर्द होता है, ये वो। क्यों? क्योंकि हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं नहीं नहीं एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, वो स्टिचेस पे प्रेशर पड़ता है, ये सारी चीजें हम सुनते आ रहे हैं। पर मैंने 7th मंथ में, मतलब जब मेरी गुड़िया 7th मंथ की हुई, मैंने एक्सरसाइज जिम जाना चालू कर दिया। ठीक है। और यह दिमाग में विचार डाला, अब उस टाइम तो कोई मैजिक बुक नहीं थी, बट ये था कि नहीं, मैं को वापस मेरे पहले वाले उसमें ही आना है। हालांकि मैं इतनी मोटी हुई भी नहीं थी, बट स्टिल कि ये सारी चीजें जो है मुझे वापस वही एक्टिव रहना है ऐसे। तो वो सारी चीजें मेरे साथ तो नहीं हुई कि वो टचवुड ब्लैक सॉरी बैक पेन, या फिर पेट निकलना बहुत ज्यादा, या फिर वो सिजेरियन के बाद इतना ऐसे हो जाना, वो सब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह चीज, वह विचार को अपनी ओर अट्रैक्ट किया ही नहीं। प्लस जो डाइट खिलाते हैं नॉर्मली डिलीवरी में, स्पेशली ऑपरेशन डिलीवरी में, नॉर्मल में, मैंने वैसा कुछ नहीं खाया। मैंने सिर्फ वही चीजें खाई जो जरूरी थी, जो जो मेरे हेल्थ के लिए जरूरी थी, और जिससे सारा प्रोटीन विटामिन सब मिलना था।
क्यों हम दकियानुसी बातों पे विश्वास विश्वास करें? अगर मुझे साइंस जो बोलता है, गूगल है, चैट जीपीटी, यूट्यूब है, उसको रिसर्च करके करे, वो थॉट को मैंने विश्वास बनने ही नहीं दिया अपने दिमाग में। और काफी सारी आजकल सारी लेडीज ही ऐसी है, मेरे को अनोखी नहीं थी, मतलब सभी आजकल ऐसे ही है। तो आजकल इसीलिए सिजेरियन डिलीवरी वाली भी स्लिम फिट होके चलती हैं, उनका कोई वेट वेट नहीं बढ़ता इतना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में थॉट डाल लिया कि नहीं, मैं जिम जाऊंगी, मैं सही कर लूंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। डाइट हम अपने हिसाब से लेते हैं। तो वही चीज है कि इसने क्या किया, वह चीजें सुनी कि डिलीवरी हुई है, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, और ये सब कुछ होता है, तो उसका वेट भी बढ़ गया। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता, और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है, तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज का मूल कारण है, और बाकी चीजें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार होंगे तो वजन भी आदर्श होगा। आज आपको वेट के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यही सोचना है, भले बड़ा हुआ भी हो, कुछ भी हो, कि मैं स्लिम हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार मैं थोड़ा सा अनहेल्दी खा रहा हूँ या क्या, तो प्रेयर करके खाओ कि ये भोजन मेरे शरीर में जाके मुझे अच्छा हेल्दी बना रहा है, या फिर मुझे और पतला कर रहा है, मेरा आइडियल वेट जो है मुझे दे रहा है, आप ये सोच सकते हो। या मुझे स्वास्थ्य का उपहार दे रहा है, आप ऐसे बोल के खाओ। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दे। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ये सोच न लें कि ये ऐसा कर सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इसीलिए आपको लिखना है अफर्मेशन में कि अगर आपका ये ड्रीम है कि मेरा आदर्श वजन इतना 55 kg, 60 kg, जो भी आप चाहते हो, वो हो चुका है। रोज अफर्मेशन लिखो ये। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा कि मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन्न कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदर्श है। क्यों? क्योंकि उसने विचार ये सोच लिया कि मैं जितना भी खाऊं मैं दुबला ही रहता हूँ, है ना। तो ऊपर ब्रह्मांड रूपी जो जिन्न है वो बोलता है आपकी इच्छा ही मेरा आदर्श है, या मेरा आदेश है, सॉरी। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। अब क्या कदम करने वो हम कल पढ़ेंगे। बाकी आपको समझ में वैसे ही आ गया होगा कि अब क्या करना है। पहले तो मांगना है कि मेरा आदर्श वजन इतना हो चुका है, उसके ऊपर यकीन करना है। उसके बाद कुछ भी खाते हो तो एक प्रेयर करके खा सकते हो, और उसके बाद जो है वो विचार नहीं लाना है कि मुझे वजन कम करना है, कम करना है, ये विचार नहीं लाना है। मेरा वजन तो आइडल जो चाहते हो 55 सपोज, तो वो है। ठीक है। तो उससे होगा क्या एक्चुअली, वो ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। आप उससे क्या करोगे, जैसे आपने बोल दिया कि मेरा 55 मेरा आइडियल वेट है, तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनोगे। जो भी आप डाइट भी सपोज करना चाहते हो ना, तो आप वैसी डाइट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो समान ही समान को आकर्षित करता है, क्योंकि आपका नेचर वैसा होता जाएगा। क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग विचार अपने दिमाग में डाल दिया है कि मेरा आइडल वेट है ये, और उसके लिए आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहते हो, डाइट करना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिकली होती जाएगी आपसे। और जिस चीज से पीछा छुड़ाओगे ना, मतलब कि यार इच्छा भी हो रही है, ये खाना मेरा वजन बढ़ाएगा, तो वो फिर कर भी नहीं पाओगे। तो आज वजन के लिए तो अच्छा टॉपिक आ गया कि हम सबके जो सब जो सोचते वो चीजें क्लियर हो गई। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू।